हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे कल सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों चो, मैंने चित्रकला का जो पेपर बताया था सेम टू सेम आप लोगों का वही पेपर आया था। ठीक है, इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का कल सुबह पेपर आप लोगों का है। जो मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर करा रहा हूँ, एक वायरल पेपर, समझ लीजिए कि ये पेपर आप लोगों के एग्जाम में छपने वाला है। 825 आई। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर मैंने कराया है पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आया हूँ। सारे प्रश्न, यहां तक कि अथवा वाला प्रश्न भी लिख के लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। इस पेपर की मदद से आप 95% लेकर आओ सामाजिक विज्ञान में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पूर्णांक है 70 नंबर, तो बिल्कुल 70 में बिल्कुल आज ही आप लोगों का फिक्स है। अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारों, जो निर्देश देखिए क्या है, निर्देश में पढ़ के आप लोगों को पूरा डिटेल में इसका बता देता हूं। देखिए, पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न करना जो है अनिवार्य है। इसके बाद है कि यह प्रश्न दो खंड, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में, 2 खंडों में पेपर बना हुआ है। जिसमें से आता है खंड अ। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको कहां पे देना होगा, ओएमआर शीट पर दिया जाना है। मतलब खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। इसके बाद अगला निर्देश है कि ओएमआर शीट पर उत्तर की अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। मतलब एक बार जो आपने ऑप्शन रंग दिया उसको रंग दिया, न तो उसे काटना है न तो उसे मिटाना है। इसके बाद आता है खंड ब। खंड ब जो है 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, एक वर्णात्मक पहला तथा दूसरा वर्णात्मक दूसरा। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 29 का क, 29 का ख, ये मानचित्र संबंधी प्रश्न है। देखिए, खंड ब 50 अंकों का रहेगा। एक वर्णात्मक पहला आएगा जिसमें इतिहास भूगोल के प्रश्न रहेंगे, एक वर्णात्मक दूसरा आएगा जिसमें नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्न रहेंगे, और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न रहेगा। प्रश्न उत्तर 29 का क 5 नंबर का और 29 का ख 5 नंबर का। इतिहास का और भूगोल का 5-5 नंबर का मानचित्र पूछा जाता है। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा मेरे प्यारों चो। तो यह है आप लोगों का निर्देश, पूरा पढ़ के डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये आप लोगों का पेपर इधर से स्टार्ट है। अब ये और निर्देश बाकी है, देख लीजिए। अभी 2 निर्देश और बाकी, इधर देख लीजिए। ये क्या बोला है कि दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका मजबूती के साथ अवश्य संकलन कीजिए। कहने का मतलब कि मानचित्र वाला जो आप लोगों को करोगे उसको अलग से मानचित्र भरने के लिए आएगा। जब उसको भर लोगे तो उसको भी आप लोगों को उत्तर पुस्तिका के साथ उसको संलग्न करना है, क्योंकि वो 10 नंबर का होगा। चेक करेंगे वहां पे एग्जामिनर, तो उसको भी आप लोगों को संलग्न करना है, नहीं कि उसको छोड़ दोगे। ठीक है। इसके बाद है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए। जो आंखों से कमजोर है उनके लिए जो मानचित्र संबंधी प्रश्न उस अलग से दिए गए हैं। ठीक है। देखिए, पेपर यहां से स्टार्ट आप लोगों का है। पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मैं सारे प्रश्नों को डिटेल में कराता हूं, तुरंत देख लीजिए, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे। देखिए, खंड और यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, और दिया गया निर्देश में कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर ओएमआर उत्तर पत्र पर चिन्हित कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। अब देखिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। कौन सा आंदोलन ऐसा है जो महात्मा गांधी ने नहीं चलाया मेरे प्यारे बच्चों। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत आंदोलन। क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी ने महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हुआ था मेरे बच्चों, फ्रांस की क्रांति। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति हुआ था। इसके बाद तीसरा है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया। ठीक है। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, वो है ज्योतिबा फूले। ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न क्या है कि वर्ष 1789 के महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। 1 नंबर के लिए प्रश्न ये भी है।
तो वर्ष 1989 में जो महामंदी हुई थी उसका प्रमुख कारण क्या था? तो वह था प्रमुख बैंक का धराशायी होना। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि वर्ष 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? एक नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो कहाँ पे किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो कौन सा समूह जो है अल्पसंख्यक है श्रीलंका में, वो है आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों की श्रीलंका में निम्नलिखित में तो कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? वो सिंडली। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए 7वां कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि क्या कारण है? ठीक है, कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 8वां कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? एक नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो संघीय राज्य इनमें से कौन नहीं है? वो है आपका दिल्ली। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? ठीक है, तो किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल जो है वो आवश्यक शर्त है? वो आपके लोकतंत्र के लिए। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर यहां से भी आपके क्लियर हो गए। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो लोकतंत्र से संबंध किसका नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो हो जाएंगे आपके बहुसंख्यक शासन का। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो कौन सा खनिज धात्विक है? वो आपके लौह अयस्क। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए तो काली मिट्टी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर यहाँ से भी क्या हो गए? बिल्कुल कंफर्म। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो तृतीय क्षेत्र आता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। क्या आधार है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है आपके उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 कह सकते हो। एजेंडा 21 का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? तो है आपके कि सतत पोषणीय जिसे संधारणीय विकास से। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था मेरे प्यारे बच्चों? 1986 में। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वह वर्ष 1970 में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 19वां कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो जैव संसाधन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? वह आपका मत्स्य पालन उद्योग। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे 20वां वाला कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक जो है वो सर्वोच्च है? वह है आपके श्रीलंका के। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिया और 20 के 20 आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में सही होना चाहिए कल के पेपर में। तो यहाँ से आपके क्लियर हो गए। अब आएगा आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों खंड ब, जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। इधर से खंड ब जो कि 50 नंबर कराएगा। सबसे पहले यहां से स्टार्ट होंगे आपके खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद क्या है, कह रहा है कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखना है। कोई भी उत्तर दोगे 80 शब्द में होना चाहिए। प्रश्न 21 कर रहे हो तो डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। ठीक है, देखिए क्या है प्रश्न कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे? लिखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्थाओं पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। इसको आप ब्लैक पेन से लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट बना के आपको लिखना पड़ेगा। देखिए पहला पॉइंट लिखोगे, मैंने कहा था कि सामाजिक विज्ञान का जो आप लोगों का एक कॉपी लिखा जाता है, पॉइंट में जितना लिखोगे उतना बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। पहला पॉइंट लिखोगे, इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी है। इसके बाद दूसरा लिखोगे, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ।
तीसरा लिखोगे इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में क्या की गई, वृद्धि की गई। चौथा पॉइंट लिखोगे कि सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया, युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ गई थी। पांचवा पॉइंट लिखोगे कि 1913 से लेकर 1918 के बीच कीमतें जो है दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें जो है बढ़ गई थी। फिर लिखोगे अगला पॉइंट, गांवों में सिपाहियों का जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। इसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे 1918 से लेकर 1919 और 1920 से लेकर 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों, अभी आप लोगों का कॉपी भर गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका आंसर और इधर लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी भर जाए, पेज को पलट दीजिए। फिर लिखोगे का भारी अभाव पैदा हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। इसके बाद लिखोगे 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120-130 लाख लोग जो हैं वो मारे गए। अब मेरे प्यार, जो देखिए इतना पॉइंट बना के लिखोगे ना, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो भारत की आर्थिक और राजनीतिक की स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण मैंने बता दिया। अगर आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं, 4 नंबर के लिए प्रश्न था, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया गया है कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और किन 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न 4 नंबर का, दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं तो आंसर दोनों को बताऊंगा। अगर ये वाला प्रश्न करना होगा तो आप इसको कैसे करोगे, लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21 का अथवा, फिर उत्तर में लिखोगे पॉइंट बना के, पहला पॉइंट कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। फिर लिखोगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण हैं, तो पहला उदारीकरण। उदारीकरण हेडिंग डालने के बाद लिखोगे सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिला। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसके बाद दूसरा जो है वह है आपका उन्नत प्रौद्योगिकी। उन्नत प्रौद्योगिकी में लिखोगे कि वैश्वीकरण को प्रेरित करने में औद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवहन से उन्नति में 2 देशों के बीच दूरी कम हो गई है। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 21वां का मैंने दोनों बता दिया, ठीक है, अथवा वाला भी बता दिया, लेकिन आप दोनों में से कोई एक ही कर कीजिएगा। पहले देख लीजिए कौन सा आसान लग रहा है आपको, वही याद करके जाइएगा। इसके बाद 22वां प्रश्न देखिए क्या है कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन की तर्कों की पुष्टि कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, तो पहले इसको देखते हैं। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 22, फिर लिखेंगे इसका उत्तर कि लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के तरीके कौन कौन से तरीके हैं। पहला है सामाजिक समस्याओं का समाधान। लिखिएगा इसमें कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं, इससे समाज में सामंजस्य और भाईचारा बढ़ता है। दूसरा हेडिंग डालिएगा आर्थिक समस्याओं का समाधान। लिखिएगा लोकतंत्र में विभिन्न नीतियां और योजनाएं बनाई जाती हैं और जो सभी वर्गों के लोगों को क्या करती हैं, लाभ पहुंचाती हैं। पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं, पेज को आप पलट दीजिए। तीसरा इसका लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों समाधान, राजनीतिक समस्याओं का समाधान। इसमें लिखिएगा कि लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन होते हैं जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर 22 का अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, अथवा वाला करना चाहते हो कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए, अगर ये वाला करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। आप डालिएगा हेडिंग प्रश्न उत्तर संख्या 22 का अथवा। इसके बाद इसका आंसर लिखना चालू कीजिएगा। इसका आंसर लिखिएगा इस तरह मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को। लिखिएगा कि राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं, ठीक है, राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का प्रयोग या कार्य निम्नलिखित रूप से करते हैं। पहला क्या है इसका कि राजनीतिक दल का मुख्य कार्य चुनाव लड़ना है। अधिकांश देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के मध्य संपन्न होते हैं। यह उम्मीदवार पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता या पार्टी के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अमेरिका जैसे देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समाज करते हैं। क्लियर है। इसके बाद दूसरा लिखिएगा राजनीतिक दल नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा राजनीतिक दल देश के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कोई भी कानून तब तक बिल नहीं बन सकता है, ठीक है, जब तक बहुमत पार्टी इसे समर्थन नहीं देती है, ठीक है। इसके बाद चौथा है कि राजनीतिक दल सरकार बनाते और चलाते हैं, साथ ही साथ नीति और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय नेता ही लेते हैं और यह विभिन्न दलों के होते हैं। क्लियर है। चलिए
देखिए 22वें का भी मैंने दोनों बता दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आपको आसान लगा है वही करके आइएगा। इसके बाद 23वां प्रश्न है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाले किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर आपको मिलेगा। तो 23वें का उत्तर कैसे लिखोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 23 हेडिंग डालोगे और लिखोगे मिट्टी के महत्व का उल्लेख, लिखोगे मिट्टी कृषि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पौधों को पोषण तत्व और जल प्रदान करती है। यह प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस साइड लिख सकते हो इसका आंसर। लिखिएगा कि भारत में पाई जाने वाली दो प्रकार की मिट्टियां हैं। पहली काली मिट्टी, लिखिएगा कि यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और यह मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में पाई जाती है। दूसरा लाल मिट्टी, लिखिएगा ये लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड से समृद्ध होती है और यह तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। इसके बाद है प्रश्न उत्तर संख्या, अगर 23 नहीं करना चाहते हो कि अगर 23 नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक प्रश्न दिया गया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए, तो इसको कर सकते हैं। तो प्रश्न उत्तर संख्या 23 का अथवा लिखोगे विदेशी व्यापार से तात्पर्य, लिखोगे विदेशी व्यापार का अर्थ है एक देश से दूसरे देश के बीच वस्त्रों, सेवाओं और पूंजी का आदान प्रदान करना, या एक देश से दूसरे देशों के बीच किसी वस्तु का आयात या निर्यात करना विदेशी व्यापार कहलाता है। इसके बाद लिखिएगा इसे अनुकूल बनाने के लिए सुझाव कौन कौन से। पहला, व्यापार समझौतों को सरल बनाता है और दूसरा, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन देता है। क्लियर है, मैंने दोनों बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 क्या है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। 4 नंबर आपको मिलेगा। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 24, हेडिंग डालेंगे भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। लिखेंगे कि वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जोड़ दिया है जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकते हैं, लेकिन इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है और छोटे किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे इसके कई गुना निवेश साधनों और बाजार आदि की सुविधा में बढ़ गया। इससे कृषि उत्पादन तो बढ़ा परंतु इसके साथ ही बाजारों के खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ी। हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, पीली और नीली क्रांति आई जिससे दूध, तिलहन और मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 24 का अथवा। देखिए मैंने प्रश्न अभी 24 कराया, अगर आप प्रश्न 24 नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके दिया है कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, सोदाहरण की व्याख्या कीजिए, मतलब उदाहरण से उसकी व्याख्या करना है। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 24 का अथवा, लिखेंगे तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से इस अर्थ में भिन्न है कि क्षेत्रों में किसी न किसी वस्तु का उत्पादन स्थान है। वहां तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है। जैसे गन्ने का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गन्ने से चीनी बनाना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तथा चीनी का भंडारण विभिन्न स्थानों पर उसे पहुंचाना तथा फसल के उत्पादन के लिए ऋण की व्यवस्था आदि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अब इतना आसान शब्द में कोई लिख के आपको बताएगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगा। जाइए 95% लेकर आइए। प्रश्न 24 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा वर्णनात्मक दूसरा, ठीक है, और कह रहा है कि उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से लिख के लेकर आया हूं। प्रश्न नंबर 25वां करना है आपको कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। चलिए पहले इसको देखते हैं। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 25 और उत्तर में लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने कई सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, इनमें से 3 प्रमुख सत्याग्रह हैं। कौन कौन से? तो 3 प्रमुख सत्याग्रहों कारण और परिणाम। पहला है चंपारण सत्याग्रह। उसका कारण क्या था कि नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों का अत्याचार। परिणाम की अगर हम बात करें तो किसानों को राहत मिली और नील की खेती के अनुबंध को खत्म कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है पॉइंट बनाकर। दूसरा उन्होंने चलाया खेड़ा सत्याग्रह। लिखेंगे कारण क्या था इसका चलाने का कि अकाल और बाढ़ के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और परिणाम इसका यह निकला कि सरकार ने कर माफी की घोषणा की और किसानों को राहत मिली। तीसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। इसका कारण क्या था कि मिल मजदूरों की वेतन वृद्धि की मांग, ठीक है, वहां पे उन लोगों की वेतन की बढ़ोतरी के लिए उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। परिणाम इसका यह निकला कि मजदूरों की वेतन वृद्धि हुई और इनके काम करने की स्थिति में सुधार हुआ। सत्याग्रह सच्चाई और अहिंसा का एक तरीका है। गांधी जी के मुताबिक सच्चे मकसद के लिए अन्याय के खिलाफ शारीरिक बल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अहिंसा के बल पर ही अन्याय की चेतना को जगाया जा सकता है। अगर आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं 25वां वाला, तो उसका अथवा करके एक ऑप्शन और आपके पास है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा।
ये वाला कर सकते हैं 6 नंबर, इस पे भी मिलेगा। तो आप लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या 25 का अथवा, और उत्तर में डायरेक्ट लिखना चालू कीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, जब गांधी जी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से 375 किलोमीटर दूर दांडी तक मार्च किया था। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए 78 अनुयायियों के साथ यह मार्च किया था। उन्होंने समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से बने मुट्ठी भर नमक उठाकर इस कानून की अवहेलना की। इसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या किया, शुरुआत किया। प्रभाव उसका क्या पड़ा, तो प्रभाव हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा इसमें कि इसने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ असंतोष के बीच बोए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार किया गया और नई प्रचार तकनीकों को लोकप्रिय बनाया। विभिन्न राज्यों में कई कानूनों की अवहेलना और भारत की पूर्वी हिस्सा में करों का भुगतान करने से इनकार करने के बाद सरकार ने भारी नमक कर को समाप्त कर दिया। क्लियर है, दोनों मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों 25वें का। अब स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 26 कि भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। 6 नंबर आपको मिलेगा। तो प्रश्न उत्तर संख्या 26 लिखिएगा उत्तर में मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जाति आधारित राजनीति का प्रभाव बहुत अधिक है। जाति आधारित वोट बैंक और जातिगत समीकरणों का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। देखिए, इस स्थिति से छुटकारा पाने के उपाय बहुत सारे हैं, जिसमें से पहला है शिक्षा और जागरूकता। लिखेंगे कि लोगों को जातिवाद के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें जाति से ऊपर उठकर वोट देने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं, आप पेज पलट के लिखिए इधर। दूसरा है राजनीतिक सुधार। लिखेंगे चुनाव सुधार और राजनीतिक दलों के लिए सख्त नियम लागू करना ताकि वे जाति आधारित राजनीति न कर सकें। भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जाति आधारित राजनीति का प्रभाव बहुत अधिक है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए शिक्षा और जागरूकता तथा राजनीतिक सुधार जैसे उपाय किए जा सकते हैं। चलिए, अगर प्रश्न 26 नहीं करना चाहते हैं तो 26 का अथवा दिया है कि भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इस वाले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तो लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या 26 का अथवा, लिखेंगे हेडिंग डालकर कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी पॉइंट बना के लिखिएगा। पहला, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार की गठन होती है, केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। इसके बाद संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को बांटा गया है। ठीक है, देखिए किस कार्य में बांटा गया है। पहले लिखिएगा लिखित एवं कठोर संविधान के रूप में। लिखेंगे भारतीय संविधान एक लिखित तथा कठोर संविधान है, इसमें संशोधन करना आसान नहीं है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। लिखेंगे संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का जो है स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है, और इस संबंध में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। तीसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। इसमें लिखेंगे कि संविधान किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लेता है, वह किसी के अधीन कार्य नहीं करता, अपना न्याय निष्पक्ष रूप से क्या करता है, वो प्रकट करता है। चौथा है इकहरी नागरिकता एवं इकहरा संविधान। लिखेंगे कि भारत के किसी भी जाति और किसी भी राज्य का नागरिक हो, उनकी नागरिकता भारतीय ही होगी। भारत का संविधान इकहरा संविधान है, अर्थात राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 27 की तरफ। 26 का मैंने दोनों बता दिया। प्रश्न 27 देखिए क्या है। कह रहा है कि चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर मिलेगा। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 27। लिखेंगे इसमें पॉइंट बना के, पहला कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्य पदार्थ चावल है। चीन विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादक वाला देश है। फिर अगला पॉइंट, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा निर्यात देश है। इसके बाद लिखेंगे चावल एक खरीफ की फसल है, उसे उगाने के लिए अधिक 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना जरूरी है। अगला पॉइंट है चावल के लिए नदी घाटियों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। इसके बाद अधिक वर्षा पानी वाला क्षेत्र होना चाहिए। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे कि भारत में अधिक चावल उत्पादन वाला क्षेत्र। लिखेंगे पश्चिम बंगाल भारत में चावल की सबसे अधिक मात्रा वाला उत्पादन करता है। अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल जो भारत के कुल उत्पादन में 13 से 15% का योगदान देता है। पॉइंट बना के आप लिखिएगा, आपको यकीन मानिए सबसे ज्यादा अच्छा नंबर आप लोगों को मिलेगा। लिखेंगे जहां उत्तरी मैदान है, जहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है, पूर्वोत्तर भारत, तटीय इलाके, अन्य राज्य, पंजाब और हरियाणा ईटीसी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा डिटेल में लिखा हूं मैं। इसके बाद अगर 27वां नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके उसका दिया है कि अभ्रक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्रों को भी वर्णन कीजिए। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 27 का अथवा। हेडिंग डालेंगे अभ्रक।
लिखेंगे यह एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। इसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे पदार्थ मिले होते हैं। आग्नेय चट्टान में प्रायः अभ्रक पाया जाता है। यह रंगहीन या हल्के पीले, हरे या काले रंग का होता है। वायु तथा धूप आदि से प्रभावित होकर कभी कभी सिलिकेट खनिज भी अभ्रक में बदल जाता है और यह अधातु खनिज है। इसके बाद देखिए लिखेंगे अगली हेडिंग, अभ्रक की प्रमुख उपयोगिता निम्न है। कौन कौन सी? पहला लिखेगा उच्च गलनांक होने के कारण इसका उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है। इसके बाद अगला है कि वर्तमान में इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में किया जाता है क्योंकि यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद अगला है कि मुख्य रूप से इसका उपयोग छोटे छोटे डायनमो, बिजली की मोटरों, बेतार के तार, नेत्र रक्षक चश्मा, मोटर, हवाई जहाज, तार एवं टेलीफोन, रेडियो, स्टोव तथा साज श्रृंगार की सामग्री बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त कपड़ों, पंखों, खिलौनों, मिट्टी के बर्तनों में चमक देने वाली कार्यों के लिए अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अगली हेडिंग रहेगी अभ्रक के उत्पादक राज्य। लिखेंगे भारत में अभ्रक का निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों, विशेषताओं बिहार एवं झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग की पेटी में पाया जाता है। राजस्थान में अजमेर और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर देश के अभ्रक जो है वो उत्पादक क्षेत्र हैं। यह प्रश्न हो गया मेरे प्यार से बिल्कुल कंप्लीट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहते हैं उनके लिए क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न उत्तर संख्या 28 लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO। लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना विकसित देशों की पहल पर हुई थी। लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन के कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य लिखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और इन नियमों के पालन के लिए हर असंभव प्रयास करता है। दूसरा है कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार में उदारीकरण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तीसरा, यह व्यापार विवादों का निपटारा करता है। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब अगर प्रश्न 28 नहीं आप करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका अथवा दिया हुआ है। ठीक है, अथवा क्या है कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। तो आप प्रश्न उत्तर संख्या 28 का अथवा डालिए। डालेंगे संगठित क्षेत्र हेडिंग, लिखेंगे कि वे उद्यम या कार्य स्थान जहां रोजगार की अवधि नियमित व सुनिश्चित होती है संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ औपचारिक प्रक्रिया होती है। इन उद्यमों को सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है और इन्हें कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेजुइटी अधिनियम के भुगतान आदि जैसे विभिन्न कानूनों के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके बाद संगठित क्षेत्र समझ में आ गया आप लोगों को। असंगठित क्षेत्र क्या है कि असंगठित क्षेत्र के उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है। छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं असंगठित क्षेत्र क्या कहलाती है। असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी की सुरक्षा क्या होती है? लिखेंगे इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी को संरक्षण निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से? पहला पॉइंट लिखेगा सरकार को इन्हें अनिवार्य बीमा प्रदान करना चाहिए। फिर इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के विकल्प का विकास करना चाहिए। इसके बाद इस उद्देश्य के लिए अर्थव्यवस्था में कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 भी संपूर्ण रूप से हो गया मेरे प्यारे कंप्लीट। अब आएगा प्रश्न नंबर 29, यह है मानचित्र संबंधी प्रश्न। आपको एक अलग से मानचित्र मिलेगा मेरे प्यारे, वही आप लोगों को करना होगा। 29 का क्या है कि निम्नलिखित स्थानों पर भारत के दिए गए मानचित्र पृष्ठ संख्या 13 पर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम सही अंकन पर आधे आधे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। देखिए मेरे प्यारे क्या है, मैं मानचित्र आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। पहला प्रश्न इसने बोला है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था मेरे प्यारे? कलकत्ता। तो मैं इसका बता देता हूँ, आप मानचित्र में भर लीजिएगा। अब कलकत्ता मानचित्र में आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पे मानचित्र मैंने कराया, जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो। इसके बाद दूसरा कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, कहाँ पे नमक कानून तोड़ा था? दांडी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दांडी। बस मानचित्र में आप दांडी को दर्शा दीजिएगा, आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। तो आप इसका आंसर लिखोगे अमृतसर में। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना हुआ था, कहाँ पे? गोरखपुर में मेरे प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ लिखोगे गोरखपुर में, मानचित्र में गोरखपुर को इंडिकेट कर दीजिएगा आप लोग। इसके बाद वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया, कहाँ पे चलाया था मेरे प्यारे बच्चों? चंपारण में। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसका उत्तर चंपारण।
मानचित्र में आप बस इसका डायरेक्शन आप दर्शा दीजिएगा। ख वाला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र पृष्ठ संख्या 15 में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम और सही अंकन हेतु आधे आधे अंक दिए जाएंगे आपको। देखिए कह रहा है कि इस प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। ठीक है, इस प्रदेश की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रदेश की नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी। क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो आप लखनऊ इसका आंसर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इस चिन्ह से आप लोगों को दर्शाना है मानचित्र पे। फिर बोला दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो कोई आप दक्षिण भारत का लीजिए, जैसे गोदावरी, यहाँ पे डाल देंगे क्या? गोदावरी। बस मानचित्र में गोदावरी को दर्शा दीजिएगा इस चिन्ह के द्वारा। फिर भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पतन बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तो बंदरगाह की अगर बात करें तो कोची बंदरगाह को दर्शा दीजिएगा, कोची बंदरगाह को इस नाम से आप दर्शा दीजिएगा, मतलब इस चिन्ह से। इसके बाद है भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र जो इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो असम। ठीक है, भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है असम। तो असम आप मानचित्र में दर्शा कर और ये वाला चिन्ह बना दीजिएगा। इसके बाद भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र बताइए जो इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो क्या है? काकरा पार। क्या है? काकरा पार। काकरा पार मानचित्र पे दर्शा दीजिएगा। अब मेरे प्यार से 10 नंबर का मानचित्र भी मैंने कंप्लीट कर दिया, पेपर हो गया संपूर्ण रूप से कंप्लीट। ये भी आपको तरीका मालूम हो गया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। मैंने पॉइंट बना बना के लिखा है मेरे प्यार से, सेम ऐसे लिखोगे तब जाके आप लोगों को सबसे यूनिक नंबर आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।